नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत प्रॉपर वे में चल रही होगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा वीडियो। हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था उद्देशिका के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला। आज हम लोग उसी क्रम में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के संदर्भ में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की आज की श्रृंखला देखेंगे, जिसमें आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे। उम्मीद है कि जो लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा होगा वो आपको अच्छा लगा होगा और वो एग्ज़ाम में आपको बहुत सहयोग भी करेगा। उसी की तरह ही ये भी वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी होगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी आसान बनाएगा एग्ज़ाम को आपके। और ये जो आपके टॉपिक्स हैं बच्चों, जो टॉपिक चैप्टर वाइज आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला है, ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आपको आगे एग्ज़ाम में सॉल्व करने के बाद आपको एहसास होगा इस बात का। आइए देखते हैं आगे हम लोग इस चीज़ की आगे की श्रृंखला में क्वेश्चंस को भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं जो संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना उपांतरित या निष्प्रभावी करने के लिए सशक्त करते हैं, उनमें शामिल है। यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको कह रहा है उसमें ये कह रहे हैं क्वेश्चन में, भारत के संविधान में ऐसे उपबंध हैं, यानी भारत के संविधान में कुछ ऐसे उपबंध यानी कानून बनाए गए हैं, कुछ उपबंधित किया गया है जो कि संसद को संविधान के कुछ उपबंधों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन के बिना, यानी कि बिना संविधान संशोधन किए हुए, ठीक है, वो जो है आपके उपांतरित या निष्प्रभावित करने के लिए सशक्त करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनके तहत ऐसा उपबंधित किया गया है कि उसमें संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता है, फिर भी परिवर्तन हो जाता है, कुछ इस तरह का इसमें भाव है। ठीक है, बात यहाँ कह रहा है उसमें शामिल है कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो शामिल किए गए हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने इसको पढ़ा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करूँगा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। बाकी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप लोग हमारी डिटेल वीडियो में जाइए और वहाँ पर आप देखिए अगर आप चाहते हैं तो। देखिए अनुच्छेद इसमें क्या कहता है, संघ राज्य क्षेत्रों में 4 ही अनुच्छेद आपके बताए गए, अनुच्छेद 1, 2 और 3 और 4 अनुच्छेद इसमें बताए गए हैं। जिसमें बच्चों अनुच्छेद 1 जो कहता है वह भारत के संघ में कितने राज्य कितने संशासित क्षेत्र शामिल हैं उनके बारे में उल्लेख करता है। दूसरा आपका कहता है बच्चों अनुच्छेद 2 जो कहता है वह भारत के संघ में राज्यों के प्रवेश और उनके गठन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 3 कहता है नए राज्यों के निर्माण, सीमाएं, क्षेत्र और उनके नामों में जो परिवर्तन है वह करने के लिए परमिशन देता है। और अनुच्छेद 4 ये कहता है बच्चों कि जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत परिवर्तन किए जाएंगे वे संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। और इसी के ही 4 के 2 में ये कहा गया है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो परिवर्तन किए गए हैं वह भी संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको डिटेल आपको जाननी बहुत ही आवश्यक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस को और सॉल्व आप लोग करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ये बात कहता है प्रवेश और स्थापना के संदर्भ में जो बात बताई गई है, स्थापना यानी कि गठन इसको कहेंगे, स्थापना या गठन कह सकते हैं इसको, के लिए जो बात बताई गई है वो अनुच्छेद 2 में है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई कोई विधि नए राज्यों के निर्माण से संबंधित है, बिल्कुल निर्माण की बात जो है अनुच्छेद 3 में कही गई है। और इसके साथ साथ और क्या क्या बातें बताई मैंने, सीमा में परिवर्तन है या क्षेत्र में परिवर्तन है, नामों में परिवर्तन है, ये सब अनुच्छेद 3 की बातें हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा है बच्चों आप लोगों के सामने पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन। ये तीनों अनुच्छेद जो इसमें 3 जो पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, इन तीनों में परिवर्तन जो किए जाएंगे
मतलब तीनों के द्वारा जो परिवर्तन किए जाएंगे ये तीनों संविधान संशोधन नहीं कहलाएंगे। अनुच्छेद 4(2) में ये बातें बताई गई हैं। अनुच्छेद 4 में बताई गई हैं पहले दूसरे के लिए, 4(1) में, और 4(2) में जो है अनुसूची के संबंध में बताई गई। अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में जो संशोधन होगा वह 368 के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका इसका एक्सप्लेनेशन था। तो इसमें ऑप्शन कोड के आधार पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 1, 2 एंड 3 बोथ आर सही, करेक्ट है, तो दोनों सही हो जाएंगे, यानी तीनों सही हो जाएंगे आपको, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। भारत की संसद किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का गठन कर सकेगी। ठीक है, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति या पद्धतियाँ सही हैं। तो इनमें से बता रहा है नए राज्यों के गठन को लेकर के कौन सी पद्धति सही है या पद्धतियाँ सही हैं। पहला कह रहा है साधारण बहुमत द्वारा तथा समान विधायी प्रक्रिया द्वारा। ये समान लिखा है बेटा, समान यहाँ होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, थोड़ा इसको सही से पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसमें कह रहा है ये समान होना चाहिए, यहाँ सामान्य होना चाहिए। ठीक है, सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, सामान्य विधायी प्रक्रिया के द्वारा ये होना ही चाहिए आपको। तो ये सही है आपको कि सामान्य विधायी प्रक्रिया, इसके लिए विशेष परिवर्तन करने की जरूरत नहीं होती है। अनुच्छेद आपका इसमें बताया गया है, अनुच्छेद 3 के तहत ये बात कही गई है। दूसरा है राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस या उन राज्यों के विधानमंडल को भेजते भी हैं जो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से प्रभावित होने वाला या वाले हैं। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति महोदय के पास कोई भी सीमा से संबंधित कोई परिवर्तन करना है, नाम के संदर्भ में कोई परिवर्तन करना है, कुछ भी करना है राज्यों के बारे में, तो बिल्कुल केंद्र सरकार को राष्ट्रपति महोदय से स्वीकृति लेनी होगी। ठीक है, उसको लेनी होगी। और राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं कि वो संबंधित राष्ट्रपति के पास जब ऐसा आता है कुछ परिवर्तन को लेकर के, नामों में, सीमाओं में या कुछ और चीज़ों में परिवर्तन को लेकर के आता है, तो राष्ट्रपति महोदय संबंधित विधानमंडल के पास भेजते हैं और विधानमंडल की जो स्वीकृति आती है उसके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाता है। हालांकि उनकी सहमति और असहमति का कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर राष्ट्रपति और संसद चाहे तो वो परिवर्तन बिल्कुल आसानी से कर सकती है, लेकिन राय ली जाती है। अगला है राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह। बिल्कुल वही प्रधानमंत्री की सलाह, बिल्कुल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं और प्रधानमंत्री के माध्यम से समझ लीजिए पूरा संसद हो जाएगा। प्रधानमंत्री यदि चाहेंगे तो इसका मतलब संसद में बहुमत में उनकी सरकार है, तो इसका मतलब बहुमत के आधार पे वो हो ही जाएगा आपका। समझ गया ना बेटा? तो ये चीज़ें हैं कि बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। तो तीनों यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इसमें से आपको 1, 2, 3 और के ऑप्शन जो होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएंगे आपके। चलिए, तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। गुड। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का, राज्य का नाम बदलने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करना है आपको। क्या बदलना है? राज्य का नाम बदलना है। तो नाम बदलने के लिए किसमें? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 3 में आपको बताया गया, बात बताई गई है ना कि किसी का नाम अगर आप परिवर्तन कर सकते हैं आपका। ठीक है, तो कह रहा है इस तरह का कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो कोई संदेह किसी को इसमें होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा किया जाता है, अभी मैंने बताया। दूसरा है इस संबंध में संबंधित राज्य की सहमति अनिवार्य है। नहीं, कोई ऐसा बाध्यता नहीं है कि राज्य सहमत हो ही, नहीं भी होगा तो भी अगर संसद चाहती है तो राष्ट्रपति की स्वीकृति उसको मिल गई है तो डेफिनेटली वो कर लेगा। तो ये दूसरा बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह के कानून को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक माना जाता है क्योंकि यह प्रथम और चौथी अनुसूची में संशोधन करता है। नहीं देखिए, संशोधन नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। मैंने बताया आपको अनुच्छेद 4(2) में ये बात बताई गई है कि अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है, अनुसूची 1 और 4 में कोई नामों को लेकर के कोई परिवर्तन किया जा रहा है, चाहे सीमाओं के संदर्भ में, राज्यों के निर्माण के बारे में है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये जो है आपका अनुच्छेद 3 के दायरे में आता है और बिल्कुल ये परिवर्तन नहीं माना जाएगा 368 के तहत। यानी अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुसूची 1 और 4 में अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है किसी भी तरह का राज्य की सीमाओं में, नामों में, क्षेत्रों में, तो वो बिल्कुल आपको संविधान संशोधन नहीं कहलाएगा, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें से क्या हो गया आप लोगों का,
तो ये आपका पहला ही केवल सही हो जा रहा है और दूसरा तीसरा इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन बच्चा बिल्कुल नंबर 1 पे सही हो जाएगा। गुड, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा है। इसमें कह रहा है भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें पहला है इनमें राज्यों के भूभाग समाविष्ट हैं, बिल्कुल सही है, समाविष्ट हैं, बिल्कुल डेफिनेटली सही है। दूसरा है प्रथम अनुसूची में वे निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र इसमें समाविष्ट हैं, बिल्कुल ये भी सही है, संघ राज्य क्षेत्र भी इसमें शामिल है। और इसमें अन्य उपार्जित भूभाग सम्मिलित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये सभी क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं भारत संघ के अंतर्गत। आपका इसमें क्वेश्चन था आपका भारत राज्य क्षेत्र के बारे में ये कह रहा है। तो भारत राज्य क्षेत्र में तीनों चीज़ें आती हैं बेटा। देखिए फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। ये सामान्य क्वेश्चन जितना ही आसान लग रहा है उतना बल्कि आसान है नहीं, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन कह रहा है भारत राज्य क्षेत्र के बारे में। देखिए अगर यहीं भारत राज्य क्षेत्र की जगह पे भारत संघ क्षेत्र लिखा होता तो यहाँ का इसका जवाब कुछ और होता। यहाँ पर लिख रहा है भारत राज्य क्षेत्र, तो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के संपूर्ण राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश प्लस अर्जित क्षेत्र आएंगे भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन अगर भारत संघ के बारे में बच्चों बात कह रहा है तो भारत संघ के अंतर्गत केवल भारत के राज्य आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य क्षेत्र कहा है तो बेटा तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर यही नहीं कहता तो केवल और केवल वही मतलब पहला ऑप्शन ही केवल सही रहता। तो इस नाते बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन इतना नहीं है, ठीक है, जितना कि लोग समझ रहे होंगे। इसमें से जो पढ़े बच्चे हैं, तेज पढ़े हैं, पढ़ने में तेज हैं, वो समझ रहे होंगे ये क्वेश्चन कैसे हैं, और सारे बच्चे जो पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये क्वेश्चन हम लोगों का तीनों सही हो जाएगा इसमें से पुट में आपका बेटा। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1, संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य के राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को मिलाकर अथवा एक राज्य के किसी राज्य क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर सकती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है भारत संघ अभिव्यक्ति में केवल राज्य शामिल हैं। हाँ, ये भी सही है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें से संघ के अंतर्गत केवल राज्य शामिल है। अगर संघ क्षेत्र होता, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता बच्चों, आप लोगों का क्वेश्चन था संघ क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप लोगों को देख लेते तो इसमें आपको संघ क्षेत्र के अंतर्गत तीनों चीज़ें आपकी आ जाती। भारत क्षेत्र के अंतर्गत यानी संघ भारत क्षेत्र के अंतर्गत तीनों चीज़ें आपकी आ जाती। कौन कौन से, केंद्र शासित प्रदेश भी आ जाते, तो अर्जित क्षेत्र भी आ जाता, राज्य भी आ जाते। क्लियर, तो इसमें बेटा आपका दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन में दोनों सही हो जाएंगे आपके ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा इसमें से, यानी ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, ये होना चाहिए, थोड़ा रिपीट हो गया है दोबारा इसको लेकर के, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखिए भारत में कितने राज्य हैं। देखिए पहले क्या था, भारत में 29 राज्य थे, है ना, और 7 केंद्र शासित प्रदेश से। लेकिन 2019 में कुछ परिवर्तन हुए, 2 बड़े परिवर्तन हुए। इन दोनों परिवर्तनों को देखना होगा। एक तो जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के द्वारा जो परिवर्तन किया गया, और दूसरा जो परिवर्तन आपका किया गया है कि दादर और नागर हवेली दमन दीप संघ राज्य क्षेत्र का विलय विधेयक 2019, ये 2 परिवर्तन जो है यह आपको बताएंगे कि राज्यों की संख्या घट गई है, और इसमें ये भी बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या हो गई है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा कि पहले क्या था, जब आपको जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक जब 2019 संसद से पारित नहीं हुआ था, ये संसद से पारित कब हुआ ये आप जान लीजिए कि संसद के दोनों सदनों से 5 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था, और 6 अगस्त को लोकसभा से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति की इसकी स्वीकृति मिल जाती है, और फाइनली यह 31 अक्टूबर 2019 से भारत में लागू हो जाता है। ध्यान से समझ लीजिएगा, 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाता है। लागू होने के उपरांत क्या होता है, अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए विशेष उपबंध किए गए थे, जो कि भारत के शेष राज्यों से उसे अलग करता था, और उसको समाप्त कर दिया गया है। अब यह भी भारत की का एक सामान्य राज्य बन गया। लेकिन इसके तुरंत बाद उसी विधेयक में ये बात बता दी गई कि इस राज्य को अब राज्य न रह करके जम्मू एंड कश्मीर यह केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया है, और साथ ही साथ
बना है तो इसके दो हिस्से हो गए, यानी कि इसके दो हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए, एक जम्मू एंड कश्मीर बना और दूसरा लद्दाख बन गया, यानी जम्मू जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 2 बढ़ गई। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो संख्या क्या हो गई, राज्यों की 28 से घट करके हमारी संख्या कितनी हो गई, 29 से घट करके 28 हो गई, और केंद्र शासित प्रदेश जो पहले 7 थे अब कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, लेकिन इसके तुरंत बाद मैंने अभी बताया 2019 में ही दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव विलय विधेयक 2019 संसद में आया और इसकी स्वीकृति मिल गई, यानी दोनों को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और 26 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि दादर एवं नागर हवेली और दमन दीव को एक नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। अब दोनों को एक नाम से जाना जाएगा, दोनों क्षेत्र एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक नाम से एक जगह पे हो करके इसका काम चलेगा। ठीक है, तो यानी कि अब जो पहले दो दमन और दीव, दादर एवं नागर हवेली, ये जो दो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे बच्चों, 2019 में इसको परिवर्तित कर दिया गया था विधेयक में, और ये 26 जनवरी 2020 से पूर्ण रूप से लागू हो गया, जिसमें ये कर दिया गया कि ये दोनों एक हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो पहले संख्या 7 थी वो क्या घट करके 1 कम हो गई, यानी कि 6 हो गई। तो पुराने अगर देखेंगे तो 6 हो गए और जम्मू एंड कश्मीर को 2 ले लेंगे तो 8 हो गई। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या डिटेल में आपने देखा 8 हो गई है और 28 राज्य हो गए। तो 8 और 28 की संख्या बन गई है आपकी। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, मैं इतना डिटेल में बताना नहीं चाहता बेटा, क्योंकि ये वीडियो वरना बनता बड़ा होता चला जाएगा। ये आप लोगों का मूल्यांकन करने का वीडियो है, लेकिन फिर भी हम इस नाते आपको बता देते हैं इस चीज़ को लेकर के कि कहीं कोई संदेह की स्थिति ना रह जाए। लेकिन मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल करना पड़े, जिससे समय कम सीमा में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। ठीक है, आगे चलिए, जहाँ ज़रूरी होगा वहीं एक्सप्लेन करेंगे, अन्यथा मैं क्वेश्चन सीधे आपको बताऊँगा और कोशिश करिएगा कि आप जवाब फटाक से दे पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के पुनर्गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है, फजल अली आयोग की सिफारिश पर आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो देखिए, पहली चीज़ तो कोई कमेटी ऐसी नहीं थी जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी हो। ये दिमाग में अपने रख लीजिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर कह रहे हैं ये फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होने वाला पहला, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, लेकिन फजल अली ने स्वीकृति नहीं दी थी। ये बात ध्यान में रखिए, तो ये गलत हो गया। धर समिति ने एक भाषा एक राज्य की सिफारिश की बिल्कुल नहीं की थी। ऐसा कुछ नहीं, कोई आयोग ऐसा गठित ही नहीं हुआ जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेबीपी समिति ने पूर्णतः भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के विचार को खारिज कर दिया था। हाँ, ये सही है। जेबीपी कमेटी जो थी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया द्वारा कांग्रेस कमेटी के द्वारा गठित की गई ये 3 सदस्यीय समिति थी, जिसको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाए या न किया जाए इस पर विचार उसको करना था। तो इन्होंने क्या कहा था, राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं होगा। इन्होंने भी कहा, यानी कांग्रेस की जो कमेटी गठित की गई थी ये प्राइवेट कमेटी के तौर पर एक तरह से कहिए, कांग्रेस की प्राइवेट व्यक्तिगत कमेटी थी जिस पर ये सिफारिश दी गई। तो ये बात सही है। बाकी उसमें कह रहा है कि जितने भी आयोग के द्वारा कमीशंस के द्वारा गठित की गई कमेटियां थी उसमें बता रहा भाषाई आधार पर स्वीकृति दी गई थी, बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 3 होगा बच्चों सही, बाकी शेष क्वेश्चंस आपके ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। तो 3 किस में है, आपको ऑप्शन बी में है बच्चों, तो बिल्कुल बी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है। अनुच्छेद 3 में मैंने अभी आपको बताया डिटेल में, अनुच्छेद 3 में क्या क्या बातें वर्णित की गई हैं आपको याद होगा। ठीक है, राज्यों की सीमाओं के बारे में, राज्यों के नाम के बारे में, क्षेत्र के बारे में, ये सब जो है परिवर्तन करने की बात है। किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा, अरे बिल्कुल नहीं यार, भारत कभी इस तरह से अहिंसावादी देश है, हिंसा बिल्कुल नहीं पसंद करता, तो ये कतई नहीं होगा, तो ये गलत हो गया आपका पहला। दूसरा, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, हाँ बिल्कुल ये कर सकता है भाई, अपना क्षेत्र है, कुछ भी हो सकता है। किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, बिल्कुल प्रशासन के दृष्टिकोण से जैसा चाहेगी वो कर सकती है, तो दोनों ये भी सही हो गया। दूसरा और तीसरा सही हो। चौथा क्या कह रहा है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। देखिए, इसमें तो कहीं अनुच्छेद, इसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया स्वायत्त परिषद वगैरह की स्थापना के बारे में, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो दूसरा और तीसरा आपका इसमें सही होगा बच्चों। तो ऑप्शन दूसरा तीसरा देखिए हाँ मिल गया आपको, सी नंबर पे है इसमें। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला है बेटा, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं। असत्य बताना है, राज्य पुनर्गठन के संदर्भ में आपको असत्य क्वेश्चन बताना है। कौन सा बताना है, देखिए इसमें कह रहा है केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। ठीक है, तो क्या बात है ये,
राज्य पुनर्गठन जो आयोग जो है बिल्कुल केंद्र सरकार ने 53 में ही गठित किया था, आयोग बनाया था। ठीक है, ये तो सही आपका है। क्वेश्चन बताना है इसमें। अच्छा देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है असत्य बताना है ना। तो पहला तो मैंने बताया कि बिल्कुल किया गया था, तो ये सत्य हो गया। दूसरे में कह रहा है राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अस्वीकार किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। तो यार ये तो बिल्कुल डाउटफुल बात लग रही है कि भाई मैंने कहा ना अभी आपको बताया कि कोई भी इस तरह से भाषाई आधार पर स्वीकृति देने की बात तो किसी रिपोर्ट में आई नहीं थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल असत्य सा लग रहा है। आगे फिर भी देख लेते हैं और भी चीज़ें। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। हाँ ठीक है, 1953 की रिपोर्ट के आधार पर कह रहा है कि मतलब जो है पारित किया गया, पास हुआ, बिल्कुल सही है, ये है सही है ये। लेकिन अगला कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, बिल्कुल सही है बच्चों, ये सही है। तो बेटा इसमें से जो क्वेश्चन आपको गलत है वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका है, बी जो कि गलत कह रहा है। इसमें ऐसा नहीं था आंध्र प्रदेश के गठन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको एक जो कि सही नहीं है, यानी ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी आपके शेष सही हैं सब लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार में करना क्या है, नंबर 1 है संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 नहीं देता है। ठीक है, ये देखिए कूट, यहाँ दूसरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जा रहा है बच्चा, दूसरा नंबर का आपका स्टार्ट हो जा रहा है। तो दूसरे में क्या कह रहा है, अधिकार देता है कि नहीं देता है। तो इसमें आपको बताना है सही कौन सा है। फिर से एक बार रिपीट करिए इस क्वेश्चन को। संविधान राज्यों को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके अपने नाम बदलने का अधिकार देता है। राज्य को अपनी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके नाम बदलने का प्रावधान नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है आपका, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये तो केंद्र सरकार ही करती है सारी चीज़ें, राज्य नहीं बदल पाता अपने नामों का गठन, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केंद्र के पास संसद में एक साधारण विधेयक पारित करके भारत के किसी भी क्षेत्र को बाहरी देश को देने की शक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल किसी को अगर बाहरी देश को देगा तो बेटा संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 3 में केवल बांटने की बात कहेगी, अब मतलब बांट करके छोटे राज्य का गठन कर सकता है या 2 राज्यों का विलय कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन किसी बाहरी कंट्री को देने के लिए उसको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ये डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग संग में मिल जाएगा आपको। तो ये बिल्कुल गलत है, तो यानी दोनों गलत हो जाएंगे बेटा इसमें से। तो ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों गलत हो जाएंगे, यानी कि दोनों गलत हुए हैं आपको ना। तो ये हाँ डी बनेगा बेटा, इसमें से डी बनेगा, कोई नहीं सही है आप इसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसमें कह रहा है 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र गुजरात बनाए गए। तो क्या इसमें सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बनाए गए थे। पहले महाराष्ट्र में ही गुजरात रहा करता था। ठीक है, बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। चलिए, बम्बई पहले प्रांत जैसे मद्रास था, ठीक है, कलकत्ता था, उसी तरह से बम्बई था। बम्बई से अलग करके 2 राज्यों का अस्तित्व आया था। कौन कौन सा? महाराष्ट्र और गुजरात, 2 नए राज्य गठित किए गए थे। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य बताना है इसमें आपको। ठीक है, तो ये सही है पहला, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया। तो मेघालय बनाया गया और मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य का गठन किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है आपका 1972 में 72 असम से अलग करके बनाया गया था, ना कि मणिपुर से अलग करके बनाया गया था बच्चों। तो मणिपुर से अलग करके मेघालय की बात कह रहा है, तो मेघालय गलत बात कह रहा है, ये मणिपुर से नहीं, यहाँ पे असम अगर होता बी में, असम से अलग करके 1972 में मेघालय बनाया गया था तो सही हो जाता। यहाँ पर गलत है आपका, मणिपुर से नहीं है। मणिपुर और त्रिपुरा 1972 में अस्तित्व में आए थे। ठीक है,
तो ये एक अलग विषय है, इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ था, बिल्कुल सही है, ये सही बात कह रहे हैं, इसमें आपको सत्य बताना था। और चौथा आपका बच्चों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, बिल्कुल सही है, ये भी सही आपका है। तो केवल ऑप्शन इसमें बच्चों आप लोगों का गलत होगा, वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपका ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आप लोगों को गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है राज्य पुनर्गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन पर आपत्ति जताई थी, तो देखिए बिल्कुल मैंने बताया था, बिल्कुल सही बात है ये कि कोई भी आयोग ने सिफारिश की नहीं थी, तो ये भी धर साहब ने भी नहीं की थी, एस.के. धर इनका नाम था। दूसरा है जो कुटुआप में, और इसमें है देखिए 1953 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे 953 लिखा है। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी केवल भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से असहमति जताई थी, बिल्कुल सही है, भी सही है आपका। और तीसरा है JBP, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया जो कांग्रेस की समिति थी, ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। और उपयुक्त कथनों में सारे नहीं यार, ये भी नहीं, इन्होंने भी नहीं की थी, तो ये गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को करना क्या होगा, पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तो इसमें पहला दूसरा का जो ऑप्शन है इसमें सी में है बच्चों, तो पहला दूसरा सी में हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का 13 नंबर का है। भारत के संघ क्षेत्र होना चाहिए था, कि संघ क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं, ठीक है, सभी राज्य क्षेत्र शामिल हैं कि नहीं है संघ के अंतर्गत, हाँ बताना आपको है कि सबके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं। तो बिल्कुल सभी राज्य शामिल हैं संघ के अंतर्गत, अभी डिटेल मैंने बताया, संघ के अंतर्गत सभी राज्य हैं, और राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, राज्य भी हैं, संघ भी हैं, और अर्जित क्षेत्र भी आपके आएंगे जो भारत सरकार समय समय पर अर्जित करेगी अपने, ठीक है। दूसरा है संघ शासित क्षेत्र, और तीसरा है भविष्य में अधिकृत क्षेत्र। तो नहीं, भारत संघ क्षेत्र के अंतर्गत तो तीनों आ जाने चाहिए, इसमें से तीनों क्षेत्र आने चाहिए संघ क्षेत्र के अंतर्गत, सभी राज्य आ जाएंगे आपके। और इसमें भारत के क्षेत्र के अंतर में भारत संघ से ज़्यादा स्पष्ट बात यहाँ पे अगर देखा जाए इसको, तो ये आपका होना चाहिए इसमें, हाँ बच्चों, तो इसके अंतर्गत आपका जो है पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सभी राज्य आएंगे संघ के अंतर्गत, और क्षेत्र अगर होता तो तीनों क्षेत्र इसमें आ जाते, तो फिर इसके अंतर्गत ये आ जाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो आपका कह रहा है, इसमें चाहें तो हम इसको आंसर को टिक कर दिया जाए, नंबर 1 हो जाएगा इसमें, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 14 में अनुच्छेद 3 के अंतर्गत राज्यों के सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए, संविधान विधेयक संसद में तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब उसके राष्ट्रपति उसके लिए सिफारिश करे। तो राष्ट्रपति सिफारिश करे का मतलब यहाँ पर है आपको सत्य बताना है, यानी कि राष्ट्रपति हाँ बिल्कुल सहमत हो, यहाँ से सिफारिश का सेंस है यानी कि सहमत हो, राज्यों के सामने ले जाएंगे, राष्ट्रपति रखेंगे, तो ये सही हो जाएगा आपका। दूसरा कह रहा है विधेयक द्वारा यदि किसी राज्य के क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन होने वाला है तो राष्ट्रपति को वह विधेयक उस राज्य के विधानमंडल को विचार हेतु भेजना होगा, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यदि राज्य का विधानमंडल निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार या राय के साथ विधेयक वापस नहीं भेजता है तो राष्ट्रपति विधेयक को संसद में प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। चौथा है यदि राज्य का विधानमंडल अपने विचार राष्ट्रपति को भेज देता है तो भी संसद उस विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है, बिल्कुल सही है कि बाध्य नहीं है, लेकिन ऐसा मोस्टली सरकार विशेष आवश्यकताओं पे ही करती है, अन्यथा मानती है, लेकिन बाध्यता नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि चारों ऑप्शंस आपके सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उपयुक्त सभी का इसमें ऑप्शन दिया है, तो ये बच्चों यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, पोट्टी श्रीरामुलु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यही है भाई जिन्होंने आंध्र प्रदेश का राज्य का पुनर्गठन नए भाषाई आधार पर गठन करवाया था, और आमरण अनशन पे बैठे थे ये, और फिर इस दुनिया से चले गए,
और राज्य का पुनर्गठन करा दिया भाषाई आधार पर। ये कट्टर कांग्रेसी थे, कांग्रेस पूरी तरह से हिल गई थी। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं ये। चलिए, यह एक गांधीवादी कार्यकर्ता थे तथा नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दे दिया था। ठीक है, मैंने कहा ना कि बहुत बड़ी शख्सियत थी ये कांग्रेस के, बहुत बड़ी हस्ती रखते थे। और कांग्रेस इतनी सदमे में आ गई थी इनके आमरण अनशन के बाद में, जो इनकी डेथ हो जाने से, इनकी मृत्यु लगभग 56 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल करी थी, उसके बाद में इनकी मौत हो जाती है। और जिससे कि आनन फानन में सरकार जो है, नेहरू की सरकार, वो तुरंत नए राज्य के गठन की मतलब एक तरह से कहिए परमिशन दे देती है। बहुत बड़ी आंदोलन के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। इसमें बताना आपको क्या है, विचार करना है और कूट में आपको बताना है तो कौन से सही हैं। तो पहला भी सही हो गया। अब दूसरा देखते हैं, यह मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश हेतु मांग करते हुए उपवास कर बैठे थे। बिल्कुल सही है, ये भी बात सही कह रहे हैं। ये एक समाज सुधारक थे, गांधीवादी नेता बताया ही गया है। और गांधी जी जैसे महापुरुष क्या है, समाज सुधारक ही है ना। ये आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य की गठन की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे और परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल सही है, यानी कि तीनों इसमें से ऑप्शंस आपके बच्चों सही हैं। तो इसमें से प्रयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, प्रयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये 16 नंबर है का क्वेश्चन है, सिक्किम के विलय के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या कह रहा है, आज़ादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी। ठीक है, ये आपको शरणागति प्राप्त थी, इसमें विचार करना है आपको, सत्य बताना है। बिल्कुल सही है भाई, सिक्किम को तो शरणागति दी गई थी। उस समय जो है बड़ी विचित्र स्थिति थी। देख रहे थे आप, तिब्बत को चीन ने अपने में अधिग्रहित कर ही लिया है। ठीक है, तो सिक्किम को भी खतरा था, तो इस नाते बिल्कुल शरणागति हुई थी। दूसरा है, सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस की सारी सीटें मिली। ठीक है, सिक्किम कांग्रेस को मतलब जो है सिक्किम में सारी सीटें मतलब एक तरह से भारी बहुमत से विजयी हुआ था। तो ये भी सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन है। और तीसरा है, भारत, यहाँ पर देखिए बीच से लाइन चेंज होनी चाहिए थी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को मानकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया था। ये भी सही आपका ऑप्शन है, तो तीनों सही हो गए। चौथा क्या है, भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई, ऐसा कैसे है, ये गलत बात है आपका। तो ऑप्शन आपका बच्चों ये 3 का सही और चौथा आपका गलत है। ठीक है, तो 1, 2, 3 आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन से? 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे। 1, 2, 3 आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का है, कश्मीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका असत्य है। असत्य बताना है इसमें बच्चों। कह रहा है, कश्मीर के हिंदू शासक हरि सिंह ने अपने स्वतंत्र राज्य के रूप में रखना चाहते थे ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सत्य यही है। अगला क्वेश्चन है बेटा 18 नंबर का, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। ठीक है, दूसरा है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने।
और तीसरा है आपका, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया, उपरोक्त में से कौन से कथन सही आपको बताने हैं। तो देखिए बेटा, एक बात ये जान लीजिए कि जो है नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया, बिल्कुल सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में गठित किए गए, यह भी सही है। जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में 86 में जो कह रहा है, ये आपका 87 होना चाहिए। एक साल आपको यहाँ पे पहले कर देता है, तो 87 अगर यहाँ पे कर देता, आपको 86 की जगह पे 87 कर दिया होता, तो ये बिल्कुल सही हो जाता। तो इस आधार पे अगर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा, और यहाँ पर 86 की जगह पे 87 अगर हो जाता तो ये सही हो जाता। तो आपको तीनों का देना पड़ता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। नंबर 1 है लॉर्ड माउंटबेटन एवं कृष्णामाचारी ने, नहीं, गलत है। बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन ने, ये ठीक है। बीपी मेनन साहब जो हैं, इन्होंने जो है राज्यों एकीकरण के लिए विशेष मतलब जो है व्यवस्था देखी थी। तो बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा इन 2 व्यक्तियों की महती भूमिका एक तरह से कहिए रही है। तो बीपी मेनन और माउंटबेटन साहब रहे हैं इसमें। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बेटा बी आप समझ लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा। अगला है 20वां क्वेश्चन है, अन्य रियासतों में भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था। जूनागढ़, मैसूर, जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर। तीसरा है उदयपुर, कपूरथला, जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, उदयपुर, त्रावणकोर। ये मतलब जो है बता रहा है। लेकिन जानते हैं 3 ही रियासतें जो वर्तमान में गुजरात है, जिसे जूनागढ़ कहा जाता था, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद जो आज भी हैदराबाद कहा जाता है वो थी, और जम्मू एंड कश्मीर। तो 3 जो ये राज्य थे, इनके बारे में मैंने विशद चर्चा की है किसी वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। ये 3 राज्य थे। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, जूनागढ़ जो कि गुजरात वाला क्षेत्र इस समय पड़ता है, दूसरा हैदराबाद और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये आसानी से विलय नहीं होते थे, बाद में इसको अलग अलग तरीक़ों से इनको विलय किया गया था भारत में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से इसको सजाना है कि कौन कौन सा गठन कब कब हुआ है। तो देख लीजिए, इसमें राज्यों गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ठीक है, इतने 4 राज्यों के बारे में है। तो मैं आपको एक क्रम बता दे रहा हूँ, आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें कई बार रिपीट करना होगा तो बेहतर है। देखिए 1960 ईस्वी में गुजरात का गठन हुआ था, 1963 ईस्वी में नागालैंड का गठन हुआ था, और 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और फिर उसके बाद 1975 में सिक्किम का। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो बी नंबर पे आपको दिख रहा है ये ऑप्शन, गुजरात, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। तो मैंने क्या बताया, 60 में गुजरात हुआ था, उसके बाद 63 में नागालैंड का गठन हुआ था, फिर उसके बाद 71 में हिमाचल प्रदेश का, और फिर उसके बाद 75 में सिक्किम का गठन हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 21 नंबर का था, और हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोगों का। 22 नंबर पे हम लोग आते हैं। देखिए इसमें क्या, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया। तो बिल्कुल सही बताइए, किस में किया गया था। तो इसमें क्या है, 35वां, 36वां, 37वां और 38वां। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया था, तो वो देखिए उसमें क्या है, 36 में इसको शामिल किया गया था सिक्किम को। 35वें संविधान संशोधन 1935 के तहत जो है सहयोगी राज्य का जो है दर्जा दिया गया था। और इसमें कह रहा है, शामिल करने की बात कर रहा है, तो 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो किसके द्वारा शामिल किया गया, तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा दिया गया वो तो 36वां होना ऑप्शन इसमें सही मस्ट बनता है। तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 36। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है बेटा 23 नंबर का, निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर आरोही क्रम में लगाइए। गठन कब हुआ था, नागालैंड, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड। ये राज्यों के बारे में फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं इन क्वेश्चंस के बारे में, आप इस क्रम को देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हुआ था नागालैंड का 1963 में, नोट कर लीजिएगा किसी जगह पे बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आपका दूसरा जो राज्य था क्रम में देखेंगे तो 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था, फिर मिजोरम का 1987 में किया गया था, और उत्तराखंड और झारखंड तो आप जान ही रहे हैं कि 2000 में किए गए थे। तो लेकिन जो कौन सा क्रम में था, तो इस तिथि को आप देखिएगा कि 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड का गठन किया गया था, और 15 नवंबर को झारखंड का गठन किया, 2000 में झारखंड का गठन किया गया था। तो ये आपके कूट हो गए। तो इसके आधार पर आप कूट देखेंगे तो ऑप्शन इसमें कौन सा दिखाई देगा, ऑप्शन बी नंबर 1, 3, 2, 4,
और 5 वाले ऑप्शन जो आपके हैं ये दिखाई देंगे। बी ऑप्शन सही होगा इसमें। 24 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण हुआ था किसका? 14 में तेलंगाना, झारखंड, मिजोरम और पंजाब। तो बिल्कुल निश्चित तौर से तेलंगाना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप बिल्कुल बता देंगे आप। ठीक है, 29वें राज्य के रूप में आप गठित हुआ था। अगला है बेटा 25वां क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आज का आप लोगों का। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। अद्यतन से प्रारंभ कर, ठीक है, करना है आपको। तो इसमें बताना है आपको कि किस क्रम में आपको क्या करना है, राज्यों का क्रमबद्ध तरीके से किसका गठन के बारे में बात कर रहा है। स्वायत्त राज्य का क्वेश्चन आपका है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने, यानी कि राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में कह रहा है बच्चों, कि कब स्तर प्रदान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय के बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, मैंने अब आपको बताया है। फिर दूसरे नंबर पर आपका मेघालय आता है 1972 में आपका। तीसरे नंबर पे आपका सिक्किम आता है 75 नंबर, जो 1975 में गठित किया गया था। और चौथे नंबर पे आपका आता है 1987 में अरुणाचल प्रदेश का गठन किया था। तो क्रम अगर आप देखेंगे तो पहले नागालैंड होना चाहिए नंबर 1 पे, नागालैंड यानी 2 नंबर पे जो ऑप्शन में आपका है। तीसरे नंबर पे आपका मेघालय आपका होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मेघालय यानी कि 2 और 4 होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका सिक्किम है जो कि 3 नंबर पे होना चाहिए। फिर अरुणाचल प्रदेश आपका आता है 4 नंबर। तो जो आपने 2, 4, 3 और 1 का है, तो उस आधार पे आप देखेंगे 2, 4, 3, 1 का नंबर में देखेंगे कौन सा 2, 4, 3, 1 पहले नंबर पे है, बिल्कुल यही है। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, है ना। क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको समझ में आई होगी, जो कि आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही उपयोगी आपको होगा एग्ज़ाम में। इसको आप लोग एंजॉय करिए बेहतर तरीके से। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और एग्ज़ाम में आए, ऐसी प्रभु से मेरी विनती है।